प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और कौन सी परिभाषा उचित परिभाषा है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रीय आय किसी भी देश का आईना कहलाती है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप, स्तर और गतिविधियों की झलक वहाँ की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों द्वारा देखी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का माप उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आय का जो साधारण अर्थ है वो इस प्रकार है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के समस्त साधनों द्वारा मिलकर जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है, उन सब वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय के इस अर्थ में, इस परिभाषा में, इस अवधारणा में हमने तीन चीज़ें देखी। एक यह कि यह एक समय बिंदु पर रुके हुई बात नहीं करती, अर्थात एक वर्ष की अवधि, अर्थात एक निश्चित समयावधि है, यानी कि यह बहती हुई धारा है, प्रवाह है, किसी समय बिंदु पर रुका हुआ स्टॉक नहीं है। दूसरा हमने इसमें ये देखा कि देश के समस्त साधनों द्वारा मिलकर, अर्थात देश में जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को इसमें जोड़ा जाता है। और एक है तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष भर में जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के अंतिम मूल्यों का योग, अर्थात जो वस्तुएं और सेवाएं उस वर्ष में उत्पादित की गई है उनके बाजार भावों का योग किया जाता है, अर्थात अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जो कीमत चुकाई जाती है उन सब का योग किया जाता है। यानी यहाँ पे वस्तु की अंतिम मूल्य का योग किया जाता है। दोहरी गणना से बचा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के या कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्री के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय के को समझने के लिए तीन माप है। यद्यपि हम कहने को इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय जब उत्पादन की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो यह राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, और जब आय की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कहलाती है, और जब व्यय की दृष्टि से किया जाता है अध्ययन तब ये राष्ट्रीय व्यय के नाम से जानी जाती है। लेकिन तीनों ही राष्ट्रीय आय की ही माप है, तीनों ही राष्ट्रीय आय की ही अवधारणा है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के उत्पादन की दृष्टि से जोड़ने की, तो इसे हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, यह राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण माप है, महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि इसके अलावा भी हम अगले व्याख्यान में एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी के अलावा जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत इसके मोटे तौर पर जो माप है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम राष्ट्रीय आय को उत्पाद की दृष्टि से जोड़ते हैं, उत्पाद की दृष्टि से मापते हैं, उत्पाद की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष की अवधि में जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उसके मूल्यों का जोड़ किया जाता है, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। और इसके अंतर्गत मशीनों की घिसावट यानी कि पूंजी का मूल्यह्रास भी शामिल रहता है। इसको हम इस प्रकार भी इन शब्दों में भी कह सकते हैं, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, अर्थात बाजार कीमतों पर जब इसे मापते हैं तो इसे जीएनपी कहते हैं,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को ही जोड़ा जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है। जीएनपी में मैंने बताया कि मूल्यह्रास यानी पूंजी की घिसावट शामिल रहती है और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल रहता है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर शामिल इसलिए रहता है क्योंकि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, बाजार मूल्यों की बात कर रहे हैं, और बाजार मूल्यों पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़े हुए होते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों को मिलने वाली आय की दृष्टि से जोड़ते हैं तो यह सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम कहलाती है। और इसके अंतर्गत एक देश के समस्त साधनों द्वारा एक वर्ष की अवधि में जो कुछ भी कमाया जाता है, जो कुछ भी मेहनत करके आय के रूप में प्राप्त किया जाता है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे वो लगान के रूप में हो, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो लाभ के रूप में हो, जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है आय के रूप में, उन सब की जोड़ जब लगाई जाती है तो यह सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे कि इस सूत्र में भी या इस समीकरण में भी दिखाया गया है, GNI बराबर वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस सैलरीज, यानी सकल राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी दर है प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ प्लस सैलरीज। जब राष्ट्रीय आय को व्यय की दृष्टि से जोड़ा जाता है तो यह GNE अर्थात ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, सकल राष्ट्रीय व्यय कहलाती है। और इसको इस रूप में देखा जा सकता है, GNE बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, अर्थात सकल राष्ट्रीय व्यय बराबर कुल उपभोग व्यय प्लस निवेश इन्वेस्टमेंट प्लस सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो प्रचलन में हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी और इनमें से अधिक उचित कौन सी है या इनका किस रूप में अध्ययन किया जा सकता है। पहली परिभाषा के रूप में हम मार्शल की परिभाषा लेते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश कहकर भी पुकारा था। सन 1890 में प्रकाशित प्रोफेसर मार्शल की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, में राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश शब्द का प्रयोग किया गया। उनके अनुसार किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध योग उत्पन्न करते हैं उसे ही उस देश की शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। इस परिभाषा की अनेक विशेषताएं हैं लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट में संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय लाभांश बराबर वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशी विनियोग से प्राप्त शुद्ध आय माइनस कच्ची सामग्री की लागत प्लस मूल्यह्रास या पूंजी की घिसावट। इसके बाद जो परिभाषा आई वो प्रोफेसर फिगू की थी और इन्होंने राष्ट्रीय आय को कल्याण की दृष्टि से देखा। राष्ट्रीय आय को मौद्रिक दृष्टिकोण में परिभाषित किया, यद्यपि ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित थे। पिगू ने जो राष्ट्रीय आय बारे में लिखा वह उनकी पुस्तक कल्याण का अर्थशास्त्र में प्रकाशित हुआ था, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई थी और यह उनका मौद्रिक दृष्टिकोण था। प्रोफेसर पिगू के अनुसार किसी समाज की राष्ट्रीय लाभांश वस्तुगत आय
का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इस परिभाषा की कुछ विशेषताएं रही तो कुछ आलोचनाएं भी हुई। इस कारण से इसके बाद इरविंग फिशर ने, जो कि अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी और यह परिभाषा उपभोगवादी परिभाषा या कल्याणवादी परिभाषा भी कहलाती है। सन 1906 में प्रकाशित प्रोफेसर इरविंग फिशर की प्रसिद्ध कृति पूंजी एवं आय की प्रकृति, द नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम में मार्शल एवं पिगू की उत्पादन प्रधान परिभाषा से पूर्णतः भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रीय आय की उपभोग प्रधान परिभाषा प्रस्तुत की। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल उन वस्तुओं, उन सेवाओं को जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हो अथवा मानवीय वातावरण से, को शामिल किया जाता है। इस प्रकार ये बताते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है या कौन कौन सी वस्तुएं जब उत्पादित की जाती है तो किस वर्ष में उसका योग लगाया जाएगा। इसलिए वो लिखते हैं कि इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी में वृद्धि मात्र है। केवल वे ही सेवाएं जो इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे इस वर्ष मिलेगी वही राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कुछ भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, बनाई जाती है, वो यदि उस वर्ष में ही उपभोग कर ली जाती है, उस वर्ष में ही बेची जाकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाती है, तब तो उस वर्ष में उस वस्तु या सेवा के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, अन्यथा वह एक पूंजी में वृद्धि ही कहलाएगी। और यदि पुराने वर्ष की कोई वस्तुएं बनी हुई है और इस वर्ष यदि वो बिकती है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है और उपभोग किया जाता है, तो उसके मूल्य को उस जिस वर्ष में वो बिकी है, जिस वर्ष में बनी है की बजाय जिस वर्ष में बिकी है, उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इरविंग फिशर की ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा रही और इनसे पूर्व दी गई परिभाषाओं से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की गई है और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को न जोड़ा जाए और जो वस्तुएं बनती है, जो सेवाएं पैदा होती है, वो जब उपभोग की जाएगी यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय में उस वर्ष के लिए जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधुनिक परिभाषाएं आई, जिसमें साइमन कुजनेट्स की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार से है: राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में अथवा देश के पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार एक परिभाषा दी गई, जो बिल्कुल छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत कुछ समेटे हुए हैं। राष्ट्रीय आय अनुमान एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की बगैर दोहरी गणना किए हुए माप है। इसी तरह से VKRV राव के अनुसार राष्ट्रीय आय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण वार्षिक धारा का नकद मूल्य है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र द्वारा एक वर्ष में उत्पादित संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग है, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीन व पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। बाजार मूल्यों पर गणना करने के कारण अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल रहते हैं। यह जो परिभाषा संक्षेप में दी गई है, निष्कर्ष रूप में है, यह NNP के रूप में है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में है। यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में
मशीनों की घिसावट शामिल रहती है यानी डिप्रिसिएशन चार्जेस शामिल रहता है तो वह जीएनपी कहलाता है। जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी, एनडीपी में क्या अंतर है इसके बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।